देखिए, कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट? कॉपर 2+ एंड कॉपर प्लस। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि जो वाटर होता है, वाटर में कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ज्यादातर जो हमने सॉल्ट्स बनाए हैं वो सारे कौन सी स्टेट में थे? कॉपर के सॉल्ट ज्यादातर कौन सी स्टेट में होते हैं? दे आर इन कॉपर 2+। तो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई कॉपर इज प्रेजेंट इन कॉपर 2+ एंड नॉट कॉपर प्लस इन वाटर। ठीक है। तो क्वेश्चन इज वाई aqueous solution has of copper has copper 2+। ठीक है। तो इसके लिए हम बोलेंगे कॉपर को कॉपर 2+ बनने के लिए क्या चाहिए। ठीक है। अभी हमने शुरू ही किया है मनप्रीत, तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा, वाइज कि पानी में कॉपर कॉपर 2+ की तरह क्यों एग्जिस्ट करता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हम देख रहे हैं। ठीक है। अब कॉपर, सपोज अगर कॉपर प्लस बनता है तो इस केस में वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लूज करता है, और कॉपर प्लस अगर कॉपर 2+ बनता है तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लूज कर गेन करके बनता है, राइट? तो इस केस में आई कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कॉपर 2+ जो यहाँ पे बना वो गैस स्टेट में बनता है, क्योंकि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में देखी जाती है। जब हम इसको पानी में मिलाते हैं कॉपर 2+ को, तो कॉपर 2+ एक्वस बनाने के लिए जो एंथैल्पी लगती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे कौन सी एंथैल्पी लगती है? यहाँ पे लगती है हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉपर कॉपर 2+ में क्यों रहता है? ठीक है। अगर कॉपर कॉपर प्लस में रहता तो कॉपर प्लस एक्वस बनता, उस केस में भी हाइड्रेशन एंथैल्पी लगती। मतलब पानी के अंदर ऐसे कॉपर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे एग्जिस्ट करता है। तुम्हें क्वेश्चन समझ आया? यस और नो की क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई कॉपर 2+ एक्वस एग्जिस्ट, कॉपर प्लस एक्वस डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात क्लियर है कि क्वेश्चन क्या है? आंसर भी मैं समझाता हूं। ठीक है। तो इसका आंसर ये है, देखो, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर 2+ is is more negative, so it counteracts second ionization enthalpy। इसका मतलब ये है, जो कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव है, सपोज इट इज -42 किलो जूल्स। ठीक है। और जो कॉपर प्लस से कॉपर 2+ की एंथैल्पी है वो है सपोज 20 किलो जूल्स। ठीक है। तो सिंस कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर नेगेटिव देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो इस केस में हाइड्रेशन जो है इसकी सेकेंड आयनाइजेशन से ज्यादा है। दैट मीन्स वो अगर -42 में से 20 लग भी जाए तब भी -22 जूल्स जो होंगे वो रिलीज होंगे। मतलब क्या है, देखो, नेगेटिव वाली अच्छी होती है, तो नेगेटिव वाला मतलब होता है रिलीज करना, तो -42 रिलीज हो रहे हैं, -42 जूल्स। ठीक है, किलो जूल्स। तो ये रिलीज है और ये वाला एब्जॉर्ब है।
तो क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी कॉपर 2+ की इतनी नेगेटिव है कि वो 20 जूल किलो जूल जो उसकी आयनाइजेशन में रिक्वायर्ड है उसको भी काउंटर एक्ट कर देता है, उसको भी बैलेंस कर देता है। इसीलिए कॉपर कॉपर प्लस में ना रह के कॉपर 2+ में रहता है, क्योंकि उसे एक तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उससे आयनाइजेशन करना भी आसान है। दैट मीन्स कॉपर प्लस से कॉपर 2+ बनाना आसान है। दैट इज वाई कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होने से ये सेकेंड आयनाइजेशन को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो एक बार इसका क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पे गिवन भी है। तो द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ rather than copper plus is due to more negative hydration enthalpy of copper 2+ which compensates for the second ionization enthalpy of copper। ठीक है, तो तुम्हें ये आंसर एक्सप्लेनेशन समझ आया, यस और नो? कशी तुम लेट आए थे तो तुम्हें बाद में समझा दूंगा अब मैं। Cu2+ को बनाने में एनर्जी लगती, हाँ राइट, हाँ ज्यादा लगेगी, पर वो हाइड्रेशन उससे भी ज्यादा है, तो हाइड्रेशन उसको काउंटरैक्ट कर देता है ध्रुव, क्योंकि हाइड्रेशन साइज की वजह से ज्यादा है। सबको क्लियर है या नहीं? देखो अब एक्चुअली दो क्वेश्चन हो गए, तुम्हें याद हो एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, याद है? और वो क्वेश्चन था कि वाई ई नॉट ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। वाई नॉट ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ हाँ ध्रुव। तो इसका अगर क्वेश्चन आता है कि कॉपर का ई नॉट पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा? हम बोलेंगे ई नॉट कॉपर का इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन का सम है वो कम रहता है, और हाइड्रेशन आयनाइजेशन का सम ज्यादा और हाइड्रेशन का कम। तो हमने ये पढ़ा भी था दैट कॉपर हैज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत हाई है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ये दोनों मिला के बहुत हाई है। ठीक है, सो एंड इट हैज लो हाइड्रेशन ऐसा कुछ आंसर है इसका कि इसकी देखो कॉपर की नॉट पॉजिटिव क्यों थी? बिकॉज इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी थी कॉपर की दैट इज लेस देन सम ऑफ इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था जो हमने पहले किया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है व्हाई Cu2+ इज मोर स्टेबल इन aqueous solution। तो इसका आंसर में हमने बोला उल्टा बोल दिया, हमने बोला कि क्योंकि हाइड्रेशन ज्यादा है और आयनाइजेशन कम है। तो अगर तुम ध्यान दो ये दोनों क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था ई नॉट वैल्यू, तो जिसमें हम सम ऑफ देखते हैं आयनाइजेशन थेरेपी 1 और 2, और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉपर 2+ बनाना फ्रॉम कॉपर प्लस, जिसमें सिर्फ सेकेंड आयनाइजेशन देखते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कॉपर हैज high hydration which compensates second ionization therapy। मतलब क्या है? जो यहाँ पे एक चीज ये है कि कॉपर की हाइड्रेशन एंथैल्पी सेकेंड आयनाइजेशन से ज्यादा है, बट अगर हम सम की बात करें सम से कम है। मतलब इस क्वेश्चन में
हमें दो आयनाइजेशन थेरेपी से कंपेयर करना होता है, 1 और 2, तो उस केस में हाइड्रेशन कम पड़ जाती है। पर सेकेंड केस में हमें उसे सिर्फ सेकेंड आयनाइजेशन से कंपेयर करना है, और सेकेंड आयनाइजेशन से उसकी हाइड्रेशन थेरेपी ज्यादा है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर। कॉपर का ई नॉट पॉजिटिव इसलिए क्योंकि उसकी हाइड्रेशन कम रह जाती है, उस वो कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होती है सेकेंड आयनाइजेशन से। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है और किसमें कैसे आंसर लिखना है वो समझ आ गया, यस और नो? ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। ओके, तो केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। तो अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पे। मेटल्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज with the exception of copper are more reactive and are oxidized by 1 molar acid। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं कि कॉपर को छोड़कर बाकी सारे मेटल्स हाइड्रो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट? जो बाकी सारे मेटल्स हैं वो एसिड को रिप्लेस करते हैं एक्सेप्ट कॉपर। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन पूछ ले why copper does not react with acid, तो उसका आंसर होगा simply that because copper has positive E naught value और बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव है, दैट इज वाई कॉपर एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको चेक करना। ठीक है, तो कह रहे हैं एन एग्जामिनेशन ऑफ ई नॉट वैल्यूज ऑफ Mn3+ and CO3+ are for strong shows that they are strongest oxidizing agent, and Ti2 plus V2 plus Cr2 plus will liberate hydrogen from dilute acid। ठीक है, कश्मी यहाँ से न्यू टॉपिक है, यहाँ से समझो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लो, दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि तुम ई नॉट वैल्यू देखो फॉर Mn3+ and CO3+ एंड सी दैट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ई नॉट वैल्यू देखते हैं Mn3+ की और ये भी, एंड CO3+ की। देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंगनीज का जो 3+2+ की ई नॉट वैल्यू है वो +1.57 है और कोबाल्ट की +1.97 है। ठीक है, तो व्हाट इट इज सेइंग इज दैट Mn3+ and CO3+ are strong oxidizing agent। कैसे? they are very strong oxidizing agent। क्यों? देखो
जब भी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, जितनी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है उतना स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, तो यू कैन सी कि इस सीरीज में 3+ वाले अगर हम आयंस देख रहे हैं तो 3+ में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी है? एक मैंगनीज की और कोबाल्ट की। जितना ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर हमें एक टेबल गिवन हो उस टेबल से देखना होगी कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग, जितनी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आई कैन से इस सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से हैं? दे आर Mn3+ एंड CO3+। ये वाला बात समझ में आई? यस और नो? इसी तरीके से अगर हम और देखें, ठीक है, अब हम देख रहे हैं Ti2+ टाइटेनियम, ठीक है, V2+ और Cr2+ देखते हैं। तो अब तुम जरा ध्यान दो इन पे, ये जो मैंने ऑरेंज वाली वैल्यूज पुट करी है, तो यू कैन सी Ti2+, V2+ एंड Cr2+। ठीक है, इन तीनों की ई नॉट वैल्यू नेगेटिव है सबसे ज्यादा, राइट? तो जितनी ई नॉट वैल्यू नेगेटिव होगी दे विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो जितनी नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होती है उतना वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम देख के ई नॉट वैल्यूज से देखकर बता सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को कंपेयर करके, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम करते थे, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सो इट इज नॉट बिग डील यहाँ पे। फिर हम आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं यूजुअली जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से अप्लाई होते हैं। डायमैग्नेटिक वो मटेरियल होता है दैट इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंड व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो वीकली रिपेल होते हैं दे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, जो वीकली रिपेल अट्रैक्ट होते हैं दे आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है कि इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन वीकली अट्रैक्टेड होगा और कौन वीकली रिपेल होगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है, वी कैन ऑल्सो look at the different configurations, electronic configuration. For example, अगर तुम स्कैंडियम की बात करो, स्कैंडियम 3+, तो स्कैंडियम 3+ will be आर्गन 4s0 3d0। तो तुम मुझे बताओ, क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा ये आयन? इट विल बी डायमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि देखो, इसका भी रूल ये था, तुम्हें याद हो तो हमने ये पहले 11th में किया होगा, दैट अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो पैरामैग्नेटिक, अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो डायमैग्नेटिक। ठीक है, सपोज वी हैव यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, मैं समझा रहा हूँ दोबारा। ठीक है, जैसे सपोज ये स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम के अंदर जो है यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर अगर मैं स्कैंडियम
3+ की बात करूं, स्कैंडियम 3+ क्या होगा, 4s में 0, 3d में 0, ठीक है। और आर्गन जो होगा उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आर्गन में, तो यहाँ पे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहना है इसे, जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस में इस केस में हमारी सब्सटेंस को बोला जाता है पैरामैग्नेटिक, ओ सॉरी डायमैग्नेटिक। क्या बोला जाता है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैसे होते हैं, जो वीकली रिपेल होते हैं। ऑन द अदर हैंड स्कैंडियम है जैसे सपोज, तो अगर हम इसको इसी स्टेट में देख रहे हैं तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तुम्हें याद आया ये पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, यस और नो? ध्रुव क्लियर हुआ? बोलो, कशिश, कशवी, भव्या समझ आ रहा है नहीं? मनप्रीत, ठीक है। हर्ष क्लियर है? ध्रुव, होता ये है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ की तरह बिहेव करेगा एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में अगर सारे के सारे एक नॉर्थ साउथ पोल की तरह बिहेव करेंगे तो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, ठीक है। पर अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के केस में नॉर्थ साउथ पोल जो होंगे, दो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के, वो कट हो जाएंगे एक दूसरे से। अगर वो कट हो जाएंगे तो दे विल फॉर्म अ स्टेबल पेयर जो कि मैग्नेट से रिपेल होगा, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज और यहाँ पे याद करने की है कि a single pair of electron has a magnetic moment of 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम एक यूनिट बोहर मैग्नेटॉन में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसको, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, चलो वो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे शायद, कोऑर्डिनेशन में उस फॉर्मूले को देखेंगे। बट द थिंग इज कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हिसाब से मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ता है। तो इस केस में याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन से कितना मैग्नेटिक मोमेंट आता है, इट कम्स आउट टू बी 1.73 bm। bm इज बोहर मैग्नेटॉन यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इट इज नथिंग बट कि एक इलेक्ट्रॉन से कितना मैग्नेटिक नेचर आ रहा है किसी मेटल में। तो अगर D1 है किसी की कॉन्फ़िगरेशन तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.73, ठीक है। तो इसको और भी हम आगे निकाल सकते हैं कि किस में कितना होगा, वो आगे कोऑर्डिनेशन में मेरे ख्याल फॉर्मूला है दैट विल सॉल्व, ठीक है। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यस और नो? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बोलते हैं, मेजर करते हैं इन नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन से कितनी मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो तुम्हें कोई पूछे तो दैट इज 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, सपोज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो 2, तो कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, तुम ये जानना चाह रहे हो अगर कि एक इलेक्ट्रॉन से 1.73 है तो 2 से कितना होगा। तो इट इज नॉट अ मल्टीपल, उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू n इनटू n, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। तो अगर सपोज तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस मेटल में आएगी,
तो उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज अंडर रूट ऑफ 12। ठीक है, तो समझ आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? इसकी यूनिट यूनिट हमेशा बोहर मैग्नेटॉन बीएम रहेगी। ठीक है, अच्छा देखो तुम यहाँ पे ध्यान दो, तो ये अलग अलग आयंस है, इन सब आयंस की join this meeting again.